Assalamualaikum. Our today's topic of discussion is types of isomerism, which is taken from chapter number 7 of Organic Chemistry Volume 1 FSC Part 2. आज की वीडियो में हम आइसोमेरिज्म की टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं. लास्ट टाइम हमने आइसोमेरिज्म के पूरे फिनोमेना को थॉरोली डिस्कस किया था. आज की वीडियो में हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे. इसके बारे में मुकम्मल तौर पर जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. और उससे भी पहले मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड और लेक्चर्स की वीडियोस भी मिल जाएं. उसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा. शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, जो कि है टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, इसको मेनली टू ही टाइप्स में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट वन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड द सेकंड वन इज़ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, या फिर इसे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का नाम भी दिया जाता है. अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नाम ही शो कर रहा है कि यहाँ पर हम स्ट्रक्चरल वेरिएशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. द आइसोमेरिज्म दैट अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल, यानी कि वो काइंड है आइसोमेरिज्म की जिसके अंदर हम एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की डिफरेंट अरेंजमेंट को स्टडी करेंगे. एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे तमाम के तमाम हाइड्रोकार्बन्स और बाकी जितनी भी क्लासेस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उन सबको हम इस टाइप के अंदर स्टडी करने वाले हैं. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को फर्दर 5 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट वन इज़ चेन आइसोमेरिज्म, सेकेंड वन इज़ पोजिशन आइसोमेरिज्म, एंड देन थर्ड वन फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, एंड द लास्ट वन इज़ टॉटोमेरिज्म. इन सब को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ये क्या है और इनमें होता क्या है. फर्स्ट वन चेन आइसोमेरिज्म. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन. अब ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे कार्बन चेन की नेचर ने डिफरेंट होना है. मतलब कि कार्बन चेन के ऊपर पहले अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है तो बाद में वहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिफ़र करेगी और उसके डिफ़र होने की वजह से वहाँ पे जो है चेन आइसोमर्स की फॉर्मेशन होगी. क्योंकि इसका नाम ही शो कर रहा है कि चेन आइसोमेरिज्म है, दैट मीन्स कि विद इन दी चेन ही ये सब होगा. ठीक है, इसके अलावा कोई फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से चेंजिंग इसके अंदर नहीं है. इसके एग्जांपल के लिए देख लेते हैं पेंटेन को, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H12. ठीक है, इसके 3 पॉसिबल आइसोमर्स हो सकते हैं जो कि डिफ़र करेंगे अपनी कार्बन चेन की नेचर के अंदर. सबसे पहला आइसोमर जो कि है नॉर्मल पेंटेन, इसके अंदर आप देख सकते हैं स्ट्रेट चेन है. 5 कार्बन एटम्स लिंक हुए हैं एक दूसरे के साथ इन अ स्ट्रेट चेन. ठीक है, इसका कोई एज सच कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है और ये स्ट्रेट चेन की फॉर्म में है, इसलिए इसे हम कह रहे हैं नॉर्मल पेंटेन. देन अगर सेकंड वाले आइसोमर की बात की जाए आइसोपेंटेन के अंदर, अब इसमें बेसिकली हुआ क्या कि हमने इस चेन के अंदर से ही कोई भी मिथाइल ग्रुप उठाया साइड से और उसको हम ले आए कार्बन नंबर 2 के ऊपर और वहाँ पे इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया. ठीक है, और जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन था वो उसको लास्ट पे ले आए ताकि हमारा जो है मिथाइल ग्रुप जो है वो बन सके यहाँ पे भी. ये इसका सेकेंड आइसोमर है. उसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है कि अगेन यहाँ पे जो लास्ट वाला मिथाइल ग्रुप है इसको उठा के इसको भी सेकंड वाली कार्बन पे ले आए तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा न्यू पेंटेन. और जो सेंटर से हाइड्रोजन होगी वो मूव कर जाएगी लास्ट वाले CH2 ग्रुप के पास और फाइनल जो स्ट्रक्चर आएगा दैट इज़ सेंटर में कार्बन है एज अ सेंट्रल एटम और इसके साथ 4 मिथाइल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं. इसको अब हम नाम दे रहे हैं नियो पेंटेन का. आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी. नेक्स्ट देखते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म. पोजीशन आइसोमेरिज्म के अंदर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए. द आइसोमेरिज्म दैट अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप इन कार्बन चेन. यानी ये वो काइंड है आइसोमेरिज्म की जो कि अराइज होती है एक ही फंक्शनल ग्रुप की. जब हम पोजीशन को चेंज कर देंगे विद इन द कार्बन चेन तो वहाँ पर पोजीशन आइसोमर्स की फॉर्मेशन होगी. लेकिन यहाँ पे याद रहे कि जो कार्बन एटम्स हैं उनकी अरेंजमेंट सेम ही रहेगी, उसमें एज सच कोई वेरिएशन नहीं आएगी. जस्ट कहाँ वेरिएशन आएगी वो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन के अंदर होगी जस्ट. ठीक है, नेक्स्ट इसको देख लेते हैं एग्जांपल की मदद से.
इसको एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल हमारे पास है ब्यूटीन, जिसका फॉर्मूला होता है C4H8। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। यहाँ पे आप जो फर्स्ट स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर जो डबल बॉन्ड है, ब्यूटीन का जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है, अगर हम इसकी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं लास्ट से, तो ये क्या बन रही है, ये फर्स्ट कार्बन बन रही है और इसके साथ फर्स्ट और सेकंड के दरमियान में फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। सो इसको नाम देते हैं 1 ब्यूटीन का। देन अगर इसी डबल बॉन्ड को मूव करा के ले आए हम सेकंड और थर्ड कार्बन के दरमियान, तो ये बन जाएगा 2 ब्यूटीन। यानी कि यहाँ पर जो पोजीशन है फंक्शनल ग्रुप की वो हमने चेंज कराई, तो हमारे पास 2 मुख्तलिफ आइसोमर्स बने और इन 2 मुख्तलिफ आइसोमर्स को हम कहेंगे पोजिशनल आइसोमर्स, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन के डिफर होने की वजह से बने हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर सेकंड एग्जांपल लें इसी फिनोमेना को समझने के लिए, तो हमारे पास सेकंड एग्जांपल है क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, क्लोरोप्रोपेन से मुराद है कि इसके अंदर 3 जो है ग्रुप हैं, 3 कार्बन एटम लिंक हैं एक दूसरे के साथ, और यहाँ पे जो फर्स्ट वाली कार्बन है उसके साथ अटैच है क्लोरो ग्रुप। सो ये अगर फर्स्ट के साथ अटैच होगा तो दैट इज़ 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, ये आयुपैक से इसकी नेमिंग की है हमने। और अगर इसी क्लोरो ग्रुप को मूव करा दिया जाए सेकंड कार्बन की तरफ ले आएँ, तो ये बन जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। सो यहाँ पर भी ये दोनों क्या हैं, ये पॉसिबल पोजिशनल आइसोमर्स थे क्लोरोप्रोपेन के। सो आई होप कि आपको यहाँ तक पोजिशन आइसोमेरिज्म की समझ आ गई होगी। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, यहाँ पे इसका भी नाम ही हमें बता रहा है कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड कोई बात है। सो फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड क्या बात हो सकती है यहाँ पे कि यहाँ पर जो है फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट होंगे। ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। इसकी डेफिनेशन आप देखिए, द कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। यहाँ पर हम उन कंपाउंड्स को स्टडी करने वाले हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। लाइक यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे जो मैंने लिया है दैट इज़ डाईमिथाइल ईथर एंड इथाइल अल्कोहल। दोनों ही के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम्स एंड ऑफ कोर्स ऑक्सीजन एटम्स ये सेम हैं। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6O। दैट मीन्स दोनों के अंदर 2 कार्बन एटम्स और 6 हाइड्रोजन एटम्स और 1 ऑक्सीजन मौजूद है। लेकिन यहाँ पे आप अगर स्ट्रक्चर को ज़रा गौर से देखें तो डाईमिथाइल ईथर के अंदर सेंटर पे जो ईथर का फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सीजन, इसके साथ साइड्स पे 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है, ईथर का फंक्शनल ग्रुप है, जबकि इथाइल अल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन के साथ इथाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, OH के साथ। ठीक है, इथाइल ग्रुप अटैच है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज़ हाइड्रोक्सिल। ठीक है, सो पहले वाले में ऑक्सीजन यानी ईथरल फंक्शनल ग्रुप था, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, लेकिन दोनों ही का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है एंड दैट इज़ C2H6O। दैट मीन्स कि ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म की अगर बात की जाए तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होता है। किसकी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन? कार्बन एटम्स की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होता है ऑन ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लें, द आइसोमेरिज्म प्रेजेंट ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम्पल की मदद से इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैंने ली है दैट इज़ डाईइथाइल ईथर एंड मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ईथर। ये दोनों मेटामर्स हैं एक दूसरे के। उसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डाईइथाइल ईथर के अंदर सेंटर में जो ईथरल फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सीजन, इसके दोनों तरफ 2 इथाइल ग्रुप्स अटैच हैं जो कि हमें दे रहे हैं डाईइथाइल ईथर। ठीक है, नाम ही शो कर रहा है, डाई मतलब 2 इथाइल ईथर। ठीक है, 2 इथाइल ग्रुप्स अटैच हैं।
जबकि मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ईथर के अंदर क्या हो रहा है कि फंक्शनल ग्रुप वही है, ऑक्सीजन सेंटर में इथरल फंक्शनल ग्रुप, लेकिन इसकी एक तरफ हमने अब क्या कर दिया, मिथाइल ग्रुप अटैच करा दिया, और जो दूसरी तरफ है, दूसरा जो हिस्सा है वहाँ पर अटैच करा दिया प्रोपाइल ग्रुप को। सो अब ये एक डिफरेंट आइसोमर है, ये एक डिफरेंट कंपाउंड है, ठीक है। सो यहाँ पे अब जिसका नाम होगा दैट इज़ मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ईथर, ठीक है। इसकी नेमिंग भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है IUPAC की मदद से नाम देते हैं। यहाँ पर आप बस इतना ही समझ लें कि ये इसका नाम क्या है, मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ईथर। लेकिन आप देखें कि दोनों के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है, जस्ट क्या हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी सेम है। जस्ट डिफरेंस कहाँ आ रहा है कि फंक्शनल ग्रुप की साइड्स के ऊपर हमने एक साइड पे पहले दोनों साइड्स पे इथाइल ग्रुप अटैच थे, फिर हमने क्या किया, एक तरफ प्रोपाइल ग्रुप अटैच करा दिया और दूसरी तरफ मिथाइल ग्रुप अटैच करा दिया। सो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं टॉटोमेरिज्म। अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो ये वो काइंड है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की जो कि अराइज होती है ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ प्रोटोन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम विद इन अ मॉलिक्यूल। यानी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम से दूसरे एटम के अंदर क्या होता है, प्रोटोन की शिफ्टिंग होती है, प्रोटोन को जो है वो एक्सचेंज किया जाता है। किस तरह से कि यहाँ पर अगर हम इसको एक एग्जांपल की मदद से समझें तो इसके लिए जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल यूज़ की जाती है वो है अमाइनो एसिड्स की। अमाइनो एसिड्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कार्बन होता है, एक तरफ आर ग्रुप शो करा रहा है कि यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, व्हाटएवर, ठीक है। और अपर साइड पे हाइड्रोजन और नीचे एक NH2 ग्रुप जो है वो अटैच है और साथ में कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है। सो यहाँ पे अब क्या होगा कि अमाइनो एसिड के अंदर ही, ये पूरे मॉलिक्यूल के अंदर ही से एक तरफ से हाइड्रोजन को दूसरी तरफ शिफ्ट किया जाएगा। सो कार्बोक्सिलिक जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी हाइड्रोजन को अगर शिफ्ट करा दिया जाए NH2 अमाइन ग्रुप की तरफ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NH3 पॉजिटिव के अंदर, और जो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बो ऑक्साइलेट आयन के अंदर, ठीक है। नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। सो यहाँ पर क्या हुआ कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम ने प्रोटॉन को शिफ्ट करा दिया दूसरे एटम की तरफ, और यहाँ पर अमाइनो एसिड के केस के अंदर जो कंपाउंड बना है दैट इज़ ज्विटर आयन आफ्टर शोइंग द फिनोमिना ऑफ टॉटोमेरिज्म, ठीक है। सो यहाँ पे किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाती है, ज्विटर आयन की फॉर्मेशन हो जाती है। आई होप कि आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या फिर हम इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, द कंपाउंड्स विच हैव सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफर विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशंस ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स इन स्पेस। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के अंदर उन कंपाउंड्स को स्टडी किया जाता है जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला, क्या चीज़, स्ट्रक्चरल फार्मूला तो सेम होता है लेकिन वो मुख्तलिफ होते हैं अपने जो स्पेस के अंदर जो आइडेंटिकल एक जैसे ग्रुप्स जो हैं उनकी पोजीशन की वजह से। अब इस एग्जाम्पल की समझ हमें उसी वक्त आएगी जब हम इसको एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि जब भी जो दो कार्बन एटम्स हैं वो ज्वाइन होते हैं एक सिंगल बॉन्ड की मदद से, तो उस सूरत के अंदर वहाँ पर फ्री रोटेशन पॉसिबल हो सकती है। उस सिंगल बॉन्ड के अराउंड कार्बन्स की फ्री रोटेशन पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। वो किसी भी तरह से मूव कर सकते हैं, दे आर फ्री टू मूव एनीवेयर। लेकिन जब डबल बॉन्ड की मदद से दो कार्बन एटम्स लिंक्ड हों, ज्वाइंट हों, तो वहाँ पे कोई फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होती,
ठीक है, क्योंकि कोई फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होती, यही वजह है कि वहाँ पर उन पोजीशंस के अंदर क्या होता है, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स जो हैं वो उनकी फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। दैट मीन्स कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर होता है जहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद हो। ठीक है, सो आई होप कि आपने मेरा पॉइंट जो है वो समझ लिया होगा। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की मदद से इसको समझ लेते हैं। 2-ब्यूटीन एग्जिस्ट इन दी फॉर्म ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है, यहाँ पे जो पहला स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है 2-ब्यूटीन का, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड के साथ 2 कार्बन एटम्स लिंक्ड हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सेम आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं लाइक मिथाइल ग्रुप्स वो अपर साइड पे मौजूद हैं स्पेस के अंदर, और जो हाइड्रोजन एटम्स हैं सिमिलर ग्रुप्स वो नीचे की फॉर्म पे मौजूद हैं, नीचे वाली साइड पे। ठीक है, सो यहाँ पे जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं वो एक साइड पे हैं ऑफ डबल बॉन्ड। सो ये हमारे पास है सिस आइसोमर, क्योंकि जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं वो सेम साइड्स पर मौजूद हैं। लेकिन अगर ट्रांस आइसोमर की बात की जाए, सेकेंड स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ पे क्या किया हमने, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रोटेट कर दिया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे नट को हम रोटेट कर देते हैं उसी तरह से इस स्ट्रक्चर को हमने रोटेट किया। लेट्स सपोज, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो मिथाइल ग्रुप था वो नीचे आ गया और जो हाइड्रोजन था वो ऊपर चला गया सेकेंड वाले कार्बन का। सो यहाँ पे आफ्टर रोटेशन आप देख सकते हैं कि जो 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स थे वो ऑपोजिट साइड पे आ गए हैं बिल्कुल एक दूसरे के। सो ये क्या है, ये ट्रांस आइसोमर है। सो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब सेकेंडली कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं फॉर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। इसकी जो पहली कंडीशन है वो ये कि ऐसे तमाम कंपाउंड्स जो ये फिनोमिना शो करेंगे उनके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ज़रूर मौजूद होना चाहिए। क्योंकि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होगा तभी तो उनकी फ्री रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट करेगा, रोक के रखेगा, और अगर फ्री रोटेशन नहीं होगी तब भी सिस ट्रांस आइसोमर्स की फॉर्मेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सो फर्स्ट कंडीशन इज देयर मस्ट बी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एंड देन है हमारे पास सेकंड वाली जो कंडीशन है वो ये कि जो 2 ग्रुप अटैच हो रहे हैं एक ही कार्बन के साथ वो मुख्तलिफ होने चाहिए, दे मस्ट बी डिफरेंट। अगर आप वापस 2-ब्यूटीन के स्ट्रक्चर की तरफ आएँ तो सिस आइसोमर के अंदर आप देख सकते हैं एक जो फर्स्ट वाली कार्बन है इसके साथ दोनों ग्रुप्स जो अटैच हैं दे बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, इसी तरह जो ट्रांस आइसोमर है उसके अंदर भी डिफरेंट हैं। सो दैट मीन्स कि एक कार्बन के साथ जो 2 ग्रुप अटैच होंगे वो डिफरेंट होंगे, जैसे कि हमने 2-ब्यूटीन के अंदर पढ़ा कि जो कार्बन्स हैं उनके साथ जो 2 ग्रुप अटैच हैं वो डिफरेंट हैं, एक मिथाइल है और दूसरा हाइड्रोजन है। इसी तरह सेकंड वाली कार्बन के साथ भी यही केस है। सो यहाँ पे ये 2 कंडीशंस पूरी हो रही हैं, यही रीज़न है कि 2-ब्यूटीन एग्जिस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपना कोई भी क्वेश्चन कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा कोई भी टॉपिक जो आप चाहें जिस पर मैं बात करूँ वो आप मुझे कमेंट्स के अंदर सजेस्ट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @तालीम-ज़ोन। वहाँ पे आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड, एनिमल बायो से रिलेटेड भी आपको काफ़ी वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग पोस्ट मिलेंगी। सो नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।